नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली आईएएस एकेडमी दुर्ग के ज्ञान के गोट सीरीज में। इस सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टीचर गिरीश सर। गिरीश सर, अभी G7 की समिट होने वाली है फ्रांस में। ये जो G7 की समिट है, मैं सबसे पहले तो इसके इतिहास के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसका इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ और किन किन पड़ावों में इसमें क्या क्या परिवर्तन आते गए। क्या ये पहले सिर्फ G7 ही था या G6 या G8 रहा, तो इसके बारे में आप विस्तारपूर्वक हमें बताइए। तो शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले चलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 में दो ग्रुप बने हुए थे, जिसमें एक साइड था ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, और दूसरे साइड था हम लोग को दिखाई देता है कि एक रहता है हमारा, वैसे एक और यूएसएसआर भी है, बस उसको अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये तीन कंट्री और एक इनके अपोजिशन में जो तीन कंट्रीज थी, जर्मनी, इटली और जापान। ये 6 कंट्री मिलके डेवलप, यहाँ पर वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, खत्म हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके ये लोग डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईबीआरडी का बहुत बड़ा रोल था। और जब ये लोग डेवलपमेंट करते करते अब ये लोग बन चुके हैं डेवलप्ड कंट्री। 1975 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 75 में ये लोग बन चुके हैं डेवलप्ड कंट्री। तो ये लोग बोलते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्रीज का एक अलग से सेपरेट ग्रुप बनाते हैं। तो बन गया G6 1975 में। और उसके बाद में फिर ये लोग क्या करते हैं, एक और मेंबर ऐड होता है, कनाडा। तो जब ये कनाडा ऐड हो जाएगा तो फिर बन जाएगा 1976 में G6 से G7। फिर 1998 में, क्योंकि 1991 में जो यूएसएसआर है वो टूट चुका है और सबसे बड़ा कंट्री बना है रशिया। और यूएसए को लगता है कि पहले जो हमारा यूएसएसआर था वो हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग रशिया को, क्योंकि हम लोग को बड़े लेवल पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे सपोर्ट चाहिए, एक बड़े कंट्री का सपोर्ट चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए रशिया को ऐड करना एक अच्छा हमारा मूव हो सकता है। तो 1998 में रशिया को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद में फिर 2013 में होता ये है, जैसे अभी हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं, यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर बनूंगा बोलता है। तो नेटो का मेंबर बनूंगा, तो ये रशिया को जम नहीं रहे। तो रशिया 2013 में भी उसको मना किया था कि भाई तो उसका मेंबर मत बन, मैं कुछ नहीं करूंगा तुमको, ठीक है। तो लेकिन उसको बनना था मेंबर, मैं बनूंगा ऐसे करते करते वो 2014 में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे वो अग्रेसिवली मेंबर बनने के लिए वो तैयार हो गया। तो 2014 में जो रशिया है वो अटैक कर देता है यूक्रेन के एक रीजन जिसका नाम है अभी क्रीमिया, उसको कैप्चर कर लेते हैं। 2013-14 की बात है ये। और तो 2014 में फिर ना जो बाकी के G7 कंट्रीज बच गए, इनको करके 98 में G8 हुआ था, तो बाकी के रेस्ट ऑफ दी 7 कंट्रीज हैं वो लोग मिलके इसको निकाल देते हैं बाहर। तो 2014 में जो रशिया है वो बाहर हो जाता है G8 से। तो अब G8 वापस से बन चुका है G7। ये अच्छा। इसका हिस्ट्री रहा है। और एक और भी चीज ऐड करूंगा सर, जैसे हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप देखते हैं G7, तो वैसे एक डेवलपिंग कंट्रीज का भी एक ग्रुप बना जिसका नाम है G77। वर्तमान में इसके 110 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो उस नाम से ज़्यादा चर्चित नहीं रहता है। ठीक सर, तो मेरा ये क्वेरी है कि जैसे कि अभी तो हमने इतिहास के बारे में बात करी, लेकिन G7 समिट में भारत पार्टिसिपेट कर रहा है, तो भारत को इससे क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ रहे हैं, एक तो हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करता है, उसके फंक्शंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंडिया के लिए उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको अवगत करा दूं सर कि ये जो G7 कंट्रीज है ना, ये लोग ना एकदम हाईली रिच कंट्रीज हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को हमेशा एक गेस्ट मेंबर के तौर पे बुलाया जाता है, क्योंकि इंडिया का ग्लोबल लेवल पे जो हम लोग का जो पॉलिटिकल जो पावर जो बन चुका है, तो उस नाम से इंडिया को हमेशा इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है। तो हम लोग मेंबर ना होके भी उसके इनडायरेक्टली मेंबर है। वैसे EU भी इसमें जो समिट होते हैं उसको पार्टिसिपेट करता है, यूरोपियन यूनियन। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये, क्योंकि ये वेल्दी कंट्रीज हैं, इनके पास वेल्थ है, तो यहाँ पर से आता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत बड़े लेवल पे लोग हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अगर सिर्फ मैं जापान की बात करूँ तो 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में 3.7 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है अकेला जापान।
ऐसे बाकी कंट्रीज भी हैं। यूएसए से बहुत बड़े हमारे पास फंडिंग आती है, फंडिंग वहां से बहुत बड़ा एफडीआई आता है, यूके से हो गया, जर्मनी से हो गया। तो ये सारी वो कंट्रीज हैं जो हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आती है बहुत बड़े लेवल पे। इसके अलावा एफपीआई भी आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़े लेवल पे आता है। तो इन सब का बेनिफिट हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होता है। इसके अलावा अगर हम लोग सेकेंड बात करें तो अगला हम लोग का हो सकता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जो हम लोग अलग अलग फ्रेमवर्क पे बात करते हैं। तो वहाँ पर कई सारी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज की जिम्मेदारी हो जाती है कि क्योंकि वो लोग ज़्यादा पॉल्यूशन किए हैं, क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा नुकसान वो लोग को पहुँचाएं, तो वो लोग इसमें काम करें, इसके लिए फंडिंग करें। तो क्लाइमेट फंडिंग के लिए भी G7 कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक चीज़ और ऐड करूँगा, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी, चाहे हम लोग क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, चाहे हम लोग को नॉर्मल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे अभी करंट में हम लोग बात करते हैं तो एआई के डेवलपमेंट की, तो इन सभी के लिए क्योंकि यहाँ पर बड़ी मशीन्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर हाईली टेक्निकल एडवांस्ड हमारे पास मशीन्स मिलती हैं, तो हम लोग उनसे परचेज कर सकते हैं। अगर हम उनके साथ ज़्यादा मिलते जुलते हैं कि हमारा उनके साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली भी बात हो सकती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर हम लोग बहुत बड़े लेवल पे हम लोग यहाँ पर हो सकता है। और हम लोग एक और भी चीज़ देखते हैं जो हम लोग को अभी एक जो प्रिंटिंग मशीन मिली है, जो सेमीकंडक्टर्स पे प्रिंटिंग का काम करती है, जो हम लोग अभी परचेज किए हैं, तो उसमें हम लोग खरीदे हैं, हम लोग भले नॉर्वे से खरीदे हैं, लेकिन वहाँ पे डोमिनेंस है यूएसए का। यूएसए चाहता था, इसीलिए हम लोग को वो मशीन मिल पा रही है। अदरवाइज ये चीज़ चाइना भी कोशिश कर रहा था कि उनको मिल जाए, लेकिन यही मैं सवाल मेरे मन में आ भी रहा था सर कि भारत के पास है, और मैंने ऐसे न्यूज में भी देखा था कि चीन के पास ये जो है ये मशीन नहीं दिया गया है। शायद मेरे ख्याल से रिवर्स इंजीनियरिंग के कारण चाइना को ये चीज नहीं दी गई है। बिल्कुल सही है ना। और क्योंकि देखिए आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी वार का युग है, तो इस युग में अगर जो सेमीकंडक्टर में लीड करेगा, अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी कोर टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो या तो ताइवान के पास है या फिर साउथ कोरिया के पास है। हमारे पास अगर देखा जाए तो हम कहीं पे पिछड़े हो रहे हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन मेरे को यही लगता है कि सेमीकंडक्टर में हमारे पास ऑटोनॉमी नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और एक तरीके से देखा जाए कि चाइना के ओवर अगर हमको चूज किया जा रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि जियो पॉलिटिक्स या फिर जो आपकी नाटोस कंट्री है या फिर G7 कंट्री है, उसका अब जो फोकस कंट्री बन गया है वो आपका इंडिया बन गया है। यहीं पे एक और सवाल उठाना चाहूंगा सर कि आपने अभी एक बिंदु उठाया कि G7 कंट्रीज में हर बार भारत को एक गेस्ट कंट्री के तौर पे जो है बुलाया जाता है, और जियो पॉलिटिक्स जिसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोलते हैं, जियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज का लेन देन होता है, इसलिए हम इसको जियो पॉलिटिक्स के तौर पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपने एक मुद्दा जो उठाया कि भारत को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से दिखा जाता है, एक विशेष दर्जा दिया जाता है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि इसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं जो गुटनिरपेक्ष का सिद्धांत रहा है, जिसके कारण से आज जो है भारत ग्रो कर रहा है। तो हमारे जितने पुराने लेगेसी रही है, विरासत रही है नेताओं की, तो ये गुटनिरपेक्ष सिद्धांत के बारे में मैं चाहता हूं कि आगे के वीडियो में आप हमसे डिस्कस करें। बिल्कुल। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे ज्ञान के गोट सीरीज से। ज्ञान के गोट सीरीज का अभी आज के लिए इतना ही है हमारे पास। यहीं पे मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। डेली करंट अफेयर के लिए और करंट अफेयर के वीकली पीडीएफ के लिए जुड़िए हमारे डेली आईएएस एकेडमी दुर्ग के टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए हमारे इस चैनल को और हमारे साथ बने रहिए, और बताइए आपको ये वार्ता कैसी लगी, ये गुट कैसा लगा। हमने इसका नाम ज्ञान का गुट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि गोट मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में जो बातचीत होता है उसके लिए गोट शब्द का, और ज्ञान इसलिए क्योंकि हमारा जो चैनल है वो सिर्फ ज्ञान के लिए जुड़ा हुआ है, आपके आत्मरंजन के लिए है। अगर आपको इसमें मनोरंजन भी मिले, ह्यूमर में भी मिले, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद।